Hello, my dear students. I'm Navneet Kaur, your chemistry instructor, and today we are going to start with a new topic of the chapter carbon and its compounds. So let's begin. So our today's topic is basically about the chemical properties of carbon compounds. See, हम जितने भी चैप्टर कर रहे हैं सबसे पहले हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, देन वी कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज. तो अभी भी हमने जो कार्बन कंपाउंड्स है पहले उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उनकी डिवीजन कैसे करते हैं. मोर ओवर हमने आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि कार्बन कंपाउंड है जो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, कोई और बॉन्ड क्यों नहीं बनाती. और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. So the very first property is combustion. Combustion is something you all are very familiar with, right? Combustion किसे कहते हैं हम? Carbon compound burn in oxygen to form water, carbon dioxide, heat and light. तो जो हमारे पास कार्बन है, it burns in the presence of air, or we can say it burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide, heat. It releases heat and gives out light, and this whole process is known as combustion. See, जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमने क्या कंसीडर किया? We considered carbon only. Same reaction can also take place with any compound which contain carbon. For example, this methane. When methane reacts with oxygen, it leads to the formation of water plus carbon dioxide, heat and light. In the same way, here we have ethanol. This is the ethanol because the group present here is alcohol. So anything, any compound which contain carbon can react with oxygen and it leads to the formation of water, carbon dioxide, releases heat and energy. But इन द केस ऑफ कार्बन, अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड को ना लेकर कार्बन को यूज कर रहे हैं, देन वाटर इज नॉट रिलीज. वाटर क्यों रिलीज नहीं किया जाता? बिकॉज नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, सो नो वाटर विल बी formed as a side product. Okay, this was about combustion. So our second chemical property is oxidation. ऑक्सीडेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन कंपाउंड लाइक अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो क्या होता है, जो हमारे पास अल्कोहल है उन्हें हम ऑक्सीडाइज करते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कैसे होती है ये रिएक्शन? देयर आर सम कंडीशंस लाइक बाय हीटिंग इट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हम हीट करते हैं हमारे अल्कोहल्स को विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे हम KMnO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस KMnO4, और एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट. दीज आर टू रिएजेंट्स, वेल नोन रिएजेंट्स, जो हम यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it leads to the formation of carboxylic acid. So there are basically two agents. First one is KMnO4, which is potassium permanganate, and the second one we have Cr2O7, which is potassium dichromate. तो जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों में से कोई एक एजेंट यूज करना होगा प्लस उसे हीट करना होगा, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हमने यहाँ पर इथेनॉल लिया है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड. बट अगर हम यहाँ पर प्रोपेनॉल लेंगे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉइक एसिड. सेम वे में अगर हम ब्यूटेनॉल ले रहे हैं, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ
butanoic acid. Okay, so the next reaction is addition reaction. It is very important from examination point of view. addition reaction क्या है? हमारे पास हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. तो जो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके अगर हम उनमें हाइड्रोजन की एडिशन कर दें निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स. मतलब जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, अगर हम उन्हें हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दें, हाइड्रोजन की एडिशन कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बन जाएंगे. एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज एडिशन रिएक्शन. ओके, so unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction with hydrogen in the presence of nickel. निकल और पैलेडियम में से कोई एक एलिमेंट वहां पर होना चाहिए एज अ कैटलिस्ट. only then this reaction will take place. For example, ethene undergoes addition reaction with hydrogen to form ethane in the presence of nickel or palladium as a catalyst. हमारे पास क्या होता है ना, देखो बच्चे यहाँ पर क्या है हमारे पास, वी हैव इथीन. एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा. डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा मतलब हमारे पास क्या होगा? H2C सिंगल बॉन्ड CH2. अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ में दो बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के. एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, हमारे पास एक बॉन्ड अभी भी कम है. सेम वे में इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड जो इसका कार्बन के साथ बना हुआ है, इट मींस इसके तीन बॉन्ड बने हुए हैं और चौथा बॉन्ड जो है वो एम्प्टी है. राइट, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और हम इसके साथ में क्या ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग हाइड्रोजन हियर. तो हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C2H6. सेम वे में आप प्रोपीन के लिए कर सकते हो, ब्यूटीन के लिए कर सकते हो, पेंटीन के लिए कर सकते हो. ओके, so the addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon to form saturated hydrocarbon is known as hydrogenation. It is very important definition in this chapter. Okay, hydrogenation is going to be asked in the CBSE exams especially. You must prepare it very thoroughly. Hydrogenation is used to convert unsaturated oils and fats to saturated oils and fats. हाइड्रोजनेशन का जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसे हम यूज करते हैं किसके लिए? टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स टू सैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट. जो हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑयल होती है, जो अनसैचुरेटेड फैट है, उसे हम सैचुरेटेड ऑयल या सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेशन. ओके बच्चे, just trust me, this question is going to be asked in your exams about hydrogenations. Okay, it is very important topic, so prepare it accordingly. Okay, so our next chemical property is substitution reaction. Substitution, as the name suggests, we are going to substitute something. राइट, इसमें हम क्या करेंगे? हम किसी एक चीज को वहां उसकी पोजीशन से निकाल देंगे और उसकी जगह के ऊपर कोई और कंपाउंड, कोई और एलिमेंट, कोई और चीज लगा देंगे. ओके, सो लेट्स सी हम किसे रिमूव करते हैं और किसे लगाते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ हैलोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. किसके साथ में हम कर रहे हैं? किसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? हैलोजन को लगा रहे हैं एंड हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल मीथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. तो हमारे पास सबसे पहले मीथेन था. मीथेन के साथ में हमने जब क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, उसकी एडिशन करवाई, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl. क्या हुआ? एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसकी जगह पर क्या लग गया आकर? क्लोरीन. और जब हमारे पास CH3Cl है, हमने उसे अगेन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाया, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl2.
क्या हुआ, अगेन एक हाइड्रोजन वहां से अपनी पोजीशन से हट गया, किसने ली, तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अनटिल एंड अनलेस हम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन उसके बंद करवा रहे हैं, और जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड है दैट इज CCl4, जब तक CCl4 नहीं बनेगा तब तक दिस विल कंटिन्यू। Okay, so dear students, we were on this topic some important carbon compounds. अभी हमने उस कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं, तो अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में which are formed from carbon and are very important. Okay, so this first one is ethanol. इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल है क्या, हमारे पास जो इथेन था, like we have ethane here, इथेन को जब इथेन में से हमने जब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन उसमें ऐड कर दिया, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल। हमारे पास क्या था, सबसे पहले इथेन था, मतलब हमारे पास क्या था, H2C सिंगल बॉन्ड CH2, sorry, we were having CH3 double bond CH2, it is ethanol, right? सो हमारे पास सबसे पहले इथेन था, इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया मतलब ये 3 की जगह यहाँ पर क्या हो गया 2, और एक कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया। इसके पास हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप। OH ग्रुप मीन्स अल्कोहल, अल्कोहल का ग्रुप हमने लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया C2H5OH। So this is ethyl alcohol, or we can also name it as ethanol. हम इसे इथेनॉल भी बोलते हैं, it is also known as ethyl alcohol. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, ethanol is a colorless liquid with pleasant smell and burning taste. इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है जिसकी स्मेल प्लेजेंट है एंड टेस्ट इज बर्निंग। सेकेंड इज इट्स सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अभी जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ में। सबसे पहले हम इथेनॉल ले लेंगे और इसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। हम इथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ में, तो क्या होगा, ये हमारे पास जो OH का H था ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5ONA, जो आप इधर प्रोडक्ट साइड में देख सकते हो, प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Ethanol reacts with hot concentrated sulfuric acid to form ethene and water. यहाँ पर जो concentrated H2SO4 है ना, it acts as dehydrating agent and removes water from ethanol. हमारे पास जो इथेनॉल है वो concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करता है, it leads to the formation of ethene and water. ओके, तो इसके यूजेस क्या है हमारे पास, इथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स यूज की जाती हैं उन्हें बनाने के लिए भी इथेनॉल यूज होता है। ऑब्वियसली इट इज एन टाइप ऑफ अल्कोहल, सो इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इसे एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, ये बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है, लाइक द कफ सिरप्स, tonics, and many more are there where we use ethanol as a medicine, but in limited quantity. Okay, excess of everything is bad, right? So ethanol, if is consumed in a particular quantity, in less quantity, which is prescribed by doctors also, which is present in the cough syrups, tonics, or some medicines, it is okay, but excess use is very harmful. So yeah, secondly we are going to study about ethanoic acid. Formula जिसका क्या है CH3COOH, and it is also known as acetic acid. Okay, so इसकी properties क्या है, ethanol acid discussing about the properties of ethanoic acid. So yes,
Ethanoic acid is a colorless liquid with pungent smell and sour taste. सेम जैसे हमने इथेनॉल का पढ़ा था, सेम वे में ये भी कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट ना होकर पंजेंट होती है एंड इसका टेस्ट जो है सोर होता है. It is soluble in water, same the way ethanol was soluble in water. A solution of 5% to 8% of ethanoic acid is called as vinegar. अगर कोई भी कंपाउंड कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें इथेनॉइक एसिड 5 to 8% में प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं विनेगर. And now esterification, very important process we are going to study now. What is esterification? Ethanoic acid reacts with ethanol to form ester. Okay, ester क्या है अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ. अभी I'll be telling you about ester also. Ester ethyl ethanoate in the presence of concentrated H2SO4. तो जो देखो इधर अभी रिएक्शन देखो, हमारे पास एक एसिड है, राइट, इथेनॉइक एसिड वी आर कंसिडरिंग हियर. इथेनॉइक एसिड को जब हम इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, it leads to the formation of a compound. This compound is known as ester. ester हम कैसे देखेंगे कि ये ester है? देखो CH3 C double bond O O C2H5. जब हमारे पास ये O ऑक्सीजन आ जाता है ना किन्हीं भी दो कंपाउंड के बीच में, इट इज कॉल्ड एज ईस्टर. अभी देखो ये रिएक्शन हुई कैसे. वी हैव हियर CH3 C डबल बॉन्ड O OH. ये हमारे पास था इथेनॉइक एसिड प्लस हमारे पास क्या था C. इसमें हम लेते हैं CH2 और साथ में इसके साथ था OH. हमारे पास यही था ना C2H5OH. तो इसे मैंने कुछ रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया है यहाँ पर. सॉरी, वी हैव इथेनॉइक एसिड हियर, राइट. सो इट इज हाइड्रोक्साइड ग्रुप ओनली. या सो ये हमारे पास क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन along with हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके साथ में अटैच होकर वाटर बना लेगा. ठीक है, जब यहां से वाटर बन जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा ऑक्सीजन C, यहाँ पर आ जाएगा H2, दिस इज नॉट एनी बॉन्ड्स, एंड CH3. ये हमारे पास बन गया C2H5. क्या होगा, ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. ओके, इसमें क्या होने वाला है, हमारे पास जो इधर देखो हमारे पास जो एसिड है ना, एसिड में से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे. दिस इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड हियर. यहाँ से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से कि हाइड्रोजन चला जाएगा और बाकी जो भी हमारे पास बचा है उसके बीच में हम एक बॉन्ड बना देंगे एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. This reaction between carboxylic acid and alcohol to form ester is called as esterification. Okay, so the process of formation of ester from the reaction between carboxylic acid and ethanol, or we can say alcohol, is called as esterification. Next we have saponification. It is also very important. ओके, सो इसमें क्या है, ये जो ईस्टर है हमारे पास, इट्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म्ड. इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ईस्टर है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रो. डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल. जो हमारा टेल होता है ना, आवर टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. By hydrophobic means it do not want to dissolve in water. It has phobia, something related to water. It is water repelling and soluble in oil. Soluble किस में होता है, oil में and grease में. And a short ionic part which is hydrophilic. जो hydrophilic है, water attracting है.
that part is insoluble in oil and grease. तो अभी हम पढ़ेंगे cleansing action of soap. This is very important topic. So when soap is dissolved in water, it forms spherical structure called mycelium. जो spherical structure बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Mycelium. In each mycelium, the soap molecules are arranged radially such that HC part is towards the center and the ionic part is towards the outside. Okay. तो जो हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, दैट यूज टू रिपेल फ्रॉम वाटर, वो वाटर से दूर जाना चाहता है, जबकि जो हमारे पास वाटर लविंग है वो वाटर के साथ में अट्रैक्ट रहता है. ओके, सो इससे क्या होता है कि जो भी डर्ट है, जो भी पार्टिकल्स हैं which are soluble in oil or something like that, something oil or grease present in our clothes, it will get washed away due to this thing only. ओके, सो ये है हमारे पास माइसिली. ये कैसे फॉर्म होती है? दिस इज समहाउ लाइक दिस. अगेन एक पार्टिकल आएगा, वो ऐसे एक जब एक बाउल की शेप बना लेते हैं ना, ऐसे स्फेरिकल शेप में, सो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल एज माइसिली. इसमें क्या होता है कि ये जो हमारी लॉन्ग चेन होती है, दिस इज cyclic part we can say, and this is the sodium or potassium salt, as we have already discussed about the structure of soap. So this was all about mycelium. Now about detergents. Detergents are long chains of sodium salt of sulfonic acid. सोप्स डू नॉट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर. जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है ना, उसके साथ में सोप्स उतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, बिकॉज इट फॉर्म इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इस लाइन में से आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है और एमसीक्यू आ सकता है कि किस आयन की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें से सोप प्रॉपरली वॉश नहीं कर पाती एंड डिटर्जेंट कर पाती हैं. सो द आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. ओके, detergents wash well with hot water because it does not form insoluble precipitate of calcium and magnesium in hard water. इसके बाद जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं डिटर्जेंट्स में, दैट इज व्हाई इट कैन आल्सो गो गुड विद हार्ड वाटर. So now we have this difference between soaps and detergent. The first one is soaps are sodium salts of fatty acid, whereas the detergents are sodium salt of sulfonic acids. Okay, there is difference of acid only. Fatty acid is present in soaps and sulfonic acid in detergents. सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में क्लीन करते हैं, हार्ड वाटर में नहीं करते हैं. बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो दोनों में ही अच्छे से कर देते हैं. Whether it is hard water or soft water, it doesn't matter to them. Soaps do not clean as well as detergents. Detergent के जितना अच्छे से but the detergents clear better than soap. So detergent है वो soap से better काम कर देते हैं. Soaps are biodegradable and do not cause pollution, but जो हमारे पास डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं and it cause pollution. So my dear student, this was about soaps and detergents, and with this our theoretical portion of this chapter is completed. Let's see you in the next video with the next topic and with some new zeal and new. Till then, take care. Bye bye.